वोट छोड़ गद्दी छोड़ के नारों से आज पूरा दिल्ली जो है गूंज उठा है। हमारे साथ शर्मा जी मौजूद हैं, तमाम मामलों को लेकर अपनी बात रखते हैं। शर्मा जी, किस तरीके से देख रहे हैं देश में आप लोग लगातार सवाल खड़ा कर रहे हैं, जो वोट चोरी हो रही है, गद्दी छोड़ देनी चाहिए, अरे नहीं ऐसा नैतिकता के आधार पर, लेकिन अमित शाह जी कह रहे हैं ये इन लोगों का जो ये हार की बौखलाहट है और कुछ नहीं हो रहा देश में। नैतिकता की बात आप किससे कर रहे हो? मोदी जी से, अमित शाह जी से, भारतीय जनता पार्टी। मोदी जी जब 2002 के गोदरा दंगे हुए थे, उसके बाद क्या उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था? जबकि अटल बिहारी वाजपेयी जी सामने बैठे थे, उन्होंने बोला था कि आपको राजधर्म निभाना चाहिए। मोदी जी ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया? नहीं दिया। अमित शाह जी तड़ी पार रह चुके हैं, 90 दिन के लिए गुजरात कोर्ट ने उन्हें तड़ी पार करा था। आज वो गृह मंत्री का पद संभाले बैठे हैं, क्या है उनमें नैतिकता? कहाँ है नैतिकता? आप इन लोगों से नैतिकता की उम्मीद करते हैं? आप गलत फहमी में फिर। लेकिन देश में वोट चोरी का मामला उठा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के लिए हमसे निष्पक्ष कोई संस्थान है ही नहीं देश में। जो होता है ये साहब, हर साल ना एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कुछ चीजें रिकॉर्ड करी जाती है। अगर आज ये इलेक्शन कमीशन कह रहा तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे पहले नाम आएगा गणेश कुमार जी का। हमसे निष्पक्ष संस्था कोई है ही नहीं। जब उस निष्पक्ष संस्था को दिखाया जाता है ये 22 जगह ये ब्राजीलियन मॉडल वोट डाल के आई है, वो कहता नहीं जी। जब उन्हें कहा जाता है 45 दिन की फुटेज सुरक्षित रखने के बाद कि हमें वो आखिरी के 1 घंटे की फुटेज वीडियो फुटेज दो, तो वो कहता है बहन बेटियों की फुटेज सार्वजनिक कैसे कर दे। और उसी के बाद वही इलेक्शन कमीशन जारी करता है वीडियो बीएलओस के बहन बेटियों के नाचते हुए डांस करते हुए। वो तब उसे याद नहीं आएगा कि बहन बेटियों की गरिमा है। वोट उसका काम क्या है? जब इलेक्शन कमीशन से मांगा जाता है कि आप मशीन रीडेबल डाटा क्यों नहीं देते, तो वो क्यों इस बात से डिनाई करता है? मशीन रीडेबल डाटा का मतलब है आपने सर्च करा, कंट्रोल F दबाया और आपको फाइंड आउट हो गया जो आपने फाइंड आउट करना है। क्यों नहीं देता वो? क्योंकि उससे डुप्लीकेसी पड़ी जाएगी। क्यों वो डुप्लीकेसी वोटर का जो सॉफ्टवेयर है वो जारी नहीं करता? क्यों? लेकिन संसद में अगर ये मामला उठता है एसआईआर का, चुनाव आयोग का, देश हित में, तो फिर वहां पर वंदे मातरम जैसे मामला निकल कर आ जाता है। वंदे मातरम हमारा राष्ट्र गीत है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सीधी सी बात है सारी इन सब चीजों को छुपाने के लिए 10 घंटे की चर्चा वंदे मातरम पे करी थी। क्या चर्चा की जरूरत थी? वंदे मातरम 150 साल पहले बना था, बन गया, हम उसे गाते हैं, बात खत्म। और सीधी सी बात है 140 करोड़ लोगों में से मुश्किल से मुश्किल 40 करोड़ लोग भी नहीं होंगे जिन्हें वंदे मातरम पूरा आता होगा, लेकिन फिर भी हम उसे सम्मान देते हैं। और अगर एक बात सीधी सी बात है, उसे कहा जाता है अक्सर कि जो वंदे मातरम नहीं गाता वो देशद्रोही होता है। वंदे मातरम की रचना 1875 में हुई थी, 1857 की क्रांति में जो रानी लक्ष्मीबाई थी, क्या वो देश प्रेमी नहीं थी? क्या मंगल पांडे देश प्रेमी नहीं था? क्या किसी 2 लाइनों से हम अपने किसी के देश प्रेम को निर्धारित कर सकते हैं? नहीं कर सकते। देश प्रेमी वही होता है जो देश के लिए मर मिटे। जरूरी नहीं कि वो शब्दों में ही बात करे। कोई गूंगा व्यक्ति है, क्या वो गा जाएगा? लेकिन उसके बावजूद भी देशभक्ति उसकी पूरी है, कानूनों का पालन कर रहा है, टैक्स भर रहा है। अगर कोई गूंगा व्यक्ति नहीं गा सकता राष्ट्रगान, नहीं गा सकता राष्ट्रगीत, तो फिर क्या हम उसे देशभक्त घोषित ना करें? लेकिन आप लोगों को तो देश धरती पर बोझ कह रहे हैं अमित शाह जी। देखिए बोझ उनके सिर पे है, जिसको आपने देखा था संसद में दोनों हाथों से खींच के उतार रहे थे। और उसके बाद उनकी हताशा आपने देखी थी ना, साला चुनाव आयोग, साला चुनाव आयोग। क्यों? क्योंकि चुनाव आयोग की पोल खुलती जा रही है, चुनाव आयोग उन्हें कवर करने में नाकाम हो रहा है, तो उनकी अंदर से जो भड़ास है वो निकल के सामने आ रही है। चुनाव आयोग को गाली देने पे आ गए, वो साफ साफ कह रहे हैं साला चुनाव आयोग। और उसके बाद डायरेक्ट उनकी डिक्टेटरशिप देखिए, सभापति को कह रहे हैं साहब ये मेरी बातें काट देना, इन्हें रिकॉर्ड में मत रखना, जो कि विशेषाधिकार होता है सभापति का, क्या रिकॉर्ड में जाएगा और क्या नहीं जाएगा वो तय करते। लेकिन वो सभापति को कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि डरते हैं सभापति उनसे। लेकिन संसद में जो मुद्दा देश के हित में है, देश के लिए है, जो इन चीजों पर जरूरत है चर्चा करना, उससे बिल्कुल मतलब विपरीत हो रहा है आजकल। विपरीत इसीलिए हो रहा है क्योंकि उन्हें पता है कि जिस दिन वास्तविक मुद्दों पे चर्चा होने लगी वो कहीं नहीं टिकते। किसी भी मुद्दे पे, बेरोजगारी पे उनसे बात करो वो नहीं टिकेंगे, और उसके बाद भ्रष्टाचार पे बात करो वो नहीं टिकेंगे, महंगाई पे बात करो वो नहीं टिकेंगे, स्वास्थ्य शिक्षा सेवाओं पे बात करो नहीं टिकेंगे। स्वास्थ्य सेवाओं का सबसे बड़ा घोटाला आज तक आपने देखा, आयुष्मान घोटाला। एक ही नंबर पे जो नंबर एक्सेस नहीं करता था 9999 10 बार करके, उस पे 10,000 से ज्यादा लोगों का जो है नंबर नाम रजिस्टर्ड कर दिया और 7.5 लाख करोड़ का घोटाला करा गया। और उस 7.5 लाख करोड़ के घोटाले को जब सीएजी के 7 अधिकारियों ने उजागर करा तो हाथों हाथ उनके 1 हफ्ते के अंदर सबके ट्रांसफर कर दिए। इसी तरह से भ्रष्टाचार का दूसरा नमूना जो सीएजी ने जारी करा था, 18 करोड़ रुपए पर किलोमीटर पे ये नोएडा एक्सप्रेस वे, सॉरी द्वारका एक्सप्रेस सैंक्शन हुआ था, और जब उसकी लागत आई 250 करोड़ रुपए, सीधा 232 करोड़ का घोटाला। लेकिन सीएजी के अधिकारियों ने जब उसे उजागर करा तो उन्हें भी उठा के ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है शर्मा जी, आप इतने बारीक से बता रहे हैं, देश में एक नया नैरेटिव छिड़ चुका है। आप तो लगातार बिहार में जब से चुनाव नहीं हुआ तो उसी वक्त से कहते हैं जो चोरी होगा, गणेश कुमार निष्पक्ष नहीं है, लेकिन अब वोट होने के बाद, जीतने के बाद बुलडोजर का एक दौर चल गया है।
बढ़िया है, मुबारक हो। मैं तो साफ कहता हूँ बिहार वासियों बहुत समझाया था, गले बैठा लिए थे अपने आप को चिल्ला चिल्ला के। बार बार आपको दिल्ली का उदाहरण दिया था कि दिल्ली में आपको 2500 रुपए देने का वादा करके देख लो कैसे दिल्ली में कालका जी में और इधर तमाम जगहों पे आपकी झुग्गियां तोड़ी गई थी। अपने आप मैक्सिमम लोग बिहार के आके यहाँ के झुग्गी बसा के रहते हैं क्योंकि रोजी रोजगार नहीं है उनके पास। तमाम लोगों को उनको समझाया, लेकिन वो 10,000 की रो में ऐसे बहे कि उन्होंने भाजपा को अपना लिया और भाजपा अपना दिया। अब देख लीजिए, अब रो रहे हैं सारे, अब लगातार गालियां आ रही है सोशल मीडिया पे। मैं सर्कुलेट भी नहीं कर सकता वो वीडियो, कैसी कैसी माँ बहन की गालियां दी जा रही है जी। तो इस नैरेटिव को आप कैसे देख रहे हैं? क्या यही एक जस्टिस बच्चा है, योगी मॉडल हम लागू करेंगे? देखिए, कहीं भी नहीं, बुलडोजर का कोई प्रावधान हमारे संविधान में नहीं है। बुलडोजर का प्रावधान जब है जब कोई भी चीज अवैध निर्माण होता है, लेकिन आज की डेट में हालत क्या हो गई है, जो भी कोई अभियुक्त पाया जाता है, और सबसे बड़ी बात उसमें भी अगर कोई मुस्लिम है तो बिना देखभाल करे सबसे पहले बुलडोजर में तेल की टंकी फुल कर दी जाती है और बुलडोजर सीधा सीधा वहां की तरफ चल दिया जाता है। अभी स्वजाति है इनके, उसमें कफ सिरप कांड में पकड़े गए हैं, सारे के सारे ठाकुर है, स्वजाति है। कितने बच्चे उसका जहरीले कफ सिरप को पीने से मर गए, लेकिन अभी तक किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, अभी तक किसी के घर पे बुलडोजर नहीं चला। अभी आपने वो उसका देखा होगा, राम गोपाल मिश्रा का जो आया है, एक साल में, सिर्फ एक साल में फैसला दे दिया और उसे फांसी की सजा दे दी। फांसी की सजा कब दी जाती है? रेयरेस्ट ऑफ रेयर, दुर्लभ से दुर्लभता श्रेणी में पूरी प्लानिंग करके और उसके बाद दुर्लभ श्रेणी में जब किसी को मारा जाता है तब फांसी की सजा मुकर्रर होती है। और पैराग्राफ जोड़ा गया था मनुस्मृति का, उसमें देख लीजिए इस हिसाब से, जिसका हम बार बार विरोध करते हैं। मनुवादी लोग हैं, अपनी मनुवादिता चलाना चाहते हैं, तो जिसका हम विरोध करते हैं। देश सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष है, प्रत्येक देश को, प्रत्येक नागरिक को यहाँ आजादी है, धर्म की आजादी है, अपने संविधान की आजादी है, हर चीज की आजादी है, लेकिन साथ साथ उसे रक्षा करने की भी आजादी है। तो इसीलिए हरकतें इनकी देख लीजिए। लेकिन रक्षा तो सम्राट चौधरी कह रहे मैं तो कर ही रहा हूँ। यहाँ पे लगभग 400 लोगों के आसपास नाम मैं रेड लिस्ट में रखा हूँ, गुंडे माफिया को, जिसको हम यहाँ से भेजेंगे बाहर। सबसे बड़ा अपराधी सम्राट चौधरी, 7 मर्डर केस चल रहे हैं उसके ऊपर, 7 मर्डर केस, फर्जी डिग्री का मुकदमा उसके ऊपर लागू होने वाला है। उससे पूछा गया भरी सभा में, बताइए 10वीं आपने कब पास करी? उसे याद ही नहीं है। भाई मुझे 10वीं पास करे हुए करीब 40 साल हो जाएंगे, अगले 3 साल में। मैंने 87 में 10वीं पास करी थी। 301 379 आज तक मुझे अपना रोल नंबर याद है। व्यक्ति को यही याद नहीं मैंने 10वीं पास कब करी थी। मुझे 42.5% नंबर मिले थे 10वीं में, आज तक मुझे याद है। हिंदी में मुझे 42 नंबर मिले, इंग्लिश में मुझे 64 नंबर मिले, मुझे आज तक याद है, सब याद है। बिहार की जनता के साथ धोखा हुआ, छलावा हुआ? धोखा तो कर दिया बिहार की जनता ने। देखिए, मैं साफ कह रहा हूँ, बिहार में हो सकते हैं, बिहार से यहाँ बहुत सारे लोग आए हैं, बुरा माने तो बुरा माने, लेकिन मैं बात कहता हूँ, खरी कहता हूँ, 10,000 के लालच में आके उन्होंने अपना वोट बेच दिया। मात्र 5.5 रुपए पर डे उसकी कीमत बनती है। 5.5 रुपए पर डे में तो बिहार वासियों के खैनी की पुड़िया भी नहीं आती, जिसमें उन्होंने अपने 5 साल बेच दिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। अब देखना यही होगा जो आखिरकार किन तरह से कैसा मामला आता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं हजारों का हुजूम है, तमाम लोग आए हुए हैं, शर्मा जी हमारे साथ मौजूद थे, लेकिन सबके जुबान पे सबका कहना यही है, जो जिस तरीके से हमारे बिहार के अंदर में जो बिहार की जनता के साथ छलावा हुआ है, वो जो है पूरे देश भर में हुआ है। आप सब देख रहे होंगे, जो जब बिहार चुनाव शुरू भी नहीं हुआ था, उसी दौरान राहुल गांधी ने बशर्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नयाब सिंह सैनी का वो वीडियो चलाया था, जिसमें वो बिल्कुल कूल तरीके से कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, हमारी सरकार बन रही है, हम जीत रहे। कहाँ से आप लोग आए हैं? कहाँ से आप लोग हैं? तमिलनाडु से। देश के हर एक कोने से जो है, कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक का यही संदेश है। आपने देखा होगा इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा में तमाम लोग जुड़े हुए थे, उसका भी सिर्फ एक ही मोटिव था, जो देश में कोई भी किसी भी तरीके की नफरत न फैले, और आज के रैली का भी कहीं ना कहीं यही मोटिव है। आप देख रहे थे फॉरवर्ड न्यूज। नमस्कार।